हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम लोग बात कर रहे थे अपने सेकंड चैप्टर की, और कल सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अम्ल। तो आपको बताया कि अम्ल को बेसिकली कहा जाता है इंग्लिश में एसिड्स, और आपको बताया कि हर वो पदार्थ जो खाने में आपको कैसा लगे, खट्टा लगे, वो हो जाता है अम्ल। जैसे हम लोग नींबू खाते हैं, संतरा खाते हैं, आंवला खाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं जिनको खाने में हमें खट्टा लगता है, और हर वो पदार्थ जो खाने में खट्टा लगे वो हो जाते हैं एसिड्स। एक छोटा सा फंडा आपको बताए थे कि बेटा एसिड तभी होगा जब उसमें हाइड्रोजन अपने आयन के रूप में होगा। अगर आयन के रूप में होगा तो एसिड कहलाएगा। इसी का उल्टा होता है क्षार। क्षार को इंग्लिश में कहा जाता है बेस। अरे अम्ल खट्टा था तो ये कड़वा हो जाएगा, और इसमें क्या होता है OH माइनस आयन, और अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं क्या, लवण, जिसे कहा जाता है सॉल्ट। क्या कहते हैं भाई, NaCl। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता है हम लोग के पेट में भी एक अम्ल निकलता है, वो अम्ल क्या होता है, HCl। अब कहोगे सर पेट में अम्ल निकलता तो पेट जल क्यों नहीं रहा है? बेटा अम्ल दो बताए थे। एक बताया था कि प्रबल अम्ल था जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा था, और एक बताया था कि दुर्बल अम्ल था जिसको वीक एसिड कहा था। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हम लोग के शरीर में किसी भी स्थान पे पड़ जाए, मान लीजिए हाथ पे पड़ जाए, तो इस हाथ को जला देंगे। लेकिन अगर वीक एसिड की बात करेंगे, जिसको दुर्बल अम्ल भी कहते हैं, वो उतना ज्यादा नुकसान नहीं करते। और ये HCl हमारे पेट में है, लेकिन वो क्या है, दुर्बल है। उसके बाद हम लोगों ने पाया था क्षार, NaOH, ठीक है। और सॉल्ट जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बना था। आपको याद होगा ये रिएक्शन, HCl और NaOH मिलकर बना था NaCl और H2O। ये सब के सब हमारे थे लेक्चर 1 के। और आज जानते ही हैं कि जैसा कि लेक्चर 2 है, इससे पहले बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते बच्चों, इसी तरह मन लगा के मेहनत करिए, हम लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था सूचक, जिसको इंग्लिश में कहा था क्या, इंडिकेटर्स। सूचक का नाम है सूचना देना। किस बात की सूचना देना, कि अम्ल अगर विलयन में डाला जाए तो वहां से उसकी प्रकृति बदल जाती है, अगर क्षार में डाला जाए तो उसकी प्रकृति बता रही है। तो ये रंग बदलकर सूचना देने का काम था क्या, सूचक। और हमने सूचक को 3 भागों में बांटा था। आपको याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो आइए जरा सा रिवीजन कर लिया जाए, और उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक गुणधर्म। किसके रासायनिक गुणधर्म, अम्ल और क्षार के। भौतिक गुणधर्म क्या था, जो सामान्यतः देख पाते थे कि अम्ल जो था वो स्वाद में खट्टा था, क्षार जो था वो कड़वा था, ये नीले को लाल कर रहा था, लिटमस को वो लाल को नीला कर रहा था। ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, रासायनिक गुणधर्म। लेकिन इससे पहले सूचक आपको बताते हैं एक बार और, क्योंकि सूचक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया था कि सूचक के प्रकार रखे थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे हैं तो बताइए, थोड़ा सा और बड़ा कर ले। ओके, अगर हम बात करें सूचक की, तो पाया था जो सूचक होंगे वो सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो याद रखिएगा, सबसे पहला प्राकृतिक सूचक। यह वह सूचक होता है जो प्रकृति में हमें प्राप्त होता है। जैसे याद करिए, आपको पता होगा लिटमस पेपर, लकड़ी से लिटमस प्राप्त हुआ। अब आपको बोले थे पत्ता गोभी आपने खाया है कि नहीं, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी भी होता है,
जो बच्चे गांव से बिलोंग करेंगे वो अक्सर खाते होंगे कि लाल पत्ता गोभी होता है, उसके बाद हाइड्रेजिया पौधे का फूल, और लास्ट है हल्दी। हल्दी हम लोग के घरों में भी मिल जाता है। कभी कभी नहीं, हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, खासकर मटर पनीर खाते खाते पड़ोसी मार देता है तो वो गिर जाता है, तो उस जगह पे दाग लग जाता है, तो वो उस जगह पीला हो जाता है, और जब उसको वॉशिंग पाउडर से धोते हैं तो वो लाल या भूरा हो जाता है। तो यही तो है सूचक। अरे सूचक कुछ नहीं, इन्हीं सबसे। और दूसरा क्या है, कृत्रिम, जो हम लोग बनाते। हम लोग किस विधियों द्वारा बनाते? हम लोग संश्लेषित विधियों द्वारा बनाते। ओके, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। दो नाम आप याद कर लीजिए, एक मेथिल ऑरेंज जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2018 2020 दोनों ही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, अब कहोगे सर 20 और 21 में तो मोदी सरकार द्वारा दी गई। बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल मत घबराइए, इस बार कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, है ना। अब इस बार आपको पढ़ना ही होगा, ये इस बार ऐसा नहीं होगा कि आज भी पास हो जाएंगे। इस बार खूब मेहनत करिए, इस बार एग्जाम होगा, क्योंकि कोरोना बाबा चले गए समझ रहे हैं, इस बार मन लगा के पढ़ना है। तीसरा, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम बदल जाती है। नाम में ही है गंधीय सूचक, जिसको सूंघ कर पता लगा सकते हैं कि अम्ल में कैसा गंध है और क्षार में कैसा गंध है। तो हमने सूचक को 3 भागों में बांट दिया, एक प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक और एक गंधीय सूचक। अगर गंधीय सूचक एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखिएगा प्याज, जो कि हम लोग रोज खाते हैं, और लौंग तेल, ये भी हमने देखा है। अब सवाल ये होता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे? तो बेटा एग्जाम में जब क्वेश्चन बनने की बात होती है तो आपको दे देगा और पूछेगा कि इसका अम्लीय विलयन में रंग बताइए और क्षारीय विलयन में रंग बताइए। तो आइए देखिए, समझिए इसको। ये एक छोटा सा टेबल है मेरे पास, इस टेबल को आप देख लीजिए। इस टेबल को देखकर समझते हैं कि इसका अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम प्राकृतिक सूचक में रखते हैं कितने? 4। ये चारों के चारों हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। अगर लिटमस पेपर की बात करें तो आप याद करिए, कक्षा 9 से पढ़े होंगे कि लिटमस नीला होगा और जैसे ही अम्ल में डुबोएंगे इसका कलर हो जाएगा लाल। मतलब लिटमस का अम्लीय विलयन में रंग लाल और क्षारीय विलयन में रंग नीला। समझ गए? लाल पत्ता गोभी अम्लीय में लाल और क्षारीय में हरा। हल्दी, हल्दी आपको बता दें कि अम्ल में डुबोएंगे तो कोई बदलाव नहीं, मतलब हल्दी का जो रंग होता है वो पीला होता है, तो वो पीला का पीला ही रहेगा, इसका रंग नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वॉशिंग पाउडर से धो दे, वॉशिंग पाउडर क्षार होता है, तो या तो लाल हो जाएगा और या तो हो जाएगा भूरा। कभी शर्ट या टी शर्ट पे मटर पनीर गिरा होगा, देखना वहां पे दाग लग गया। अब मम्मी उसको वॉशिंग पाउडर से धोई तो उसका दाग उतरा नहीं, क्योंकि वो इस कलर का हो गया। उसके बाद कृत्रिम सूचक, क्या? फिनोल्फ्थालीन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो फिनोल्फ्थालीन का अम्लीय में हो जाता है रंगहीन, कोई रंग नहीं, लेकिन क्षारीय विलयन में हो जाता है गुलाबी। इसको याद कर लीजिएगा। हाइड्रेजिया का फूल याद रखिएगा, नीला गुलाबी होता है। फिनोल्फ्थालीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आ जाता है। मेथिल ऑरेंज लाल और ये पीला। गंध वाला एक ही आता था, प्याज वाला, लेकिन पता नहीं हो सकता आ जाए, इसलिए हमने 3 रखा। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है। प्याज का रस आप देखे होंगे घर में, कभी प्याज को निचोड़ के देखो। वेनिला एक प्रकार का सूचक है, इसको तो याद ही कर लेना। और लौंग कतई, तो प्याज का जो गंध होता है वो तीक्ष्ण गंध होता है, मतलब तेज, और यहां कोई गंध नहीं। वेनिला समान गंध रहती, मतलब जैसे वेनिले की गंध होती है, जैसे प्याज का जो ऐसा गंध होता है वैसे इसमें भी होता है। लौंग का तेल, ये भी समान गंध होती है, इसमें कोई गंध नहीं।
ये कल की टॉपिक थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। आज हम लोग आगे चलते हैं क्या, अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। आज सबसे पहला हम ले रहे धातु की अभिक्रिया। जैसा कि कुछ कमेंट्स आए थे कि सर हमें जो गुणधर्म आप लिखवाते हैं ऐसे लिखवाया करिए, नहीं आ रहा है, तो बेटा बिल्कुल मत घबराइए, आज हम आपका डाउट्स लेके ही चलेंगे। आज ऐसे ही लिखवा के चलेंगे कि आपको समझ में आए, क्योंकि कुछ बच्चों का तो सर आप लिखवाते हैं तो हमें आता है, लेकिन अब अगर आप ऐसे बताते हैं तो हमें उतना नहीं समझ आता। तो उन्हीं बच्चों के लिए बेटा आज हम लिखवा के समझाते हैं। इसको समझिए क्या कह सकते हैं। हमसे कह रहा है रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, कॉपी में हेडिंग बना लीजिए, रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले क्या लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं, मतलब अम्लों के। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्षारों के। तो जब अम्लों के रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे तो सबसे पहला याद रखिएगा, जब अम्ल की बात हो रही है तब नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, सक्रिय धातु से क्रिया। ध्यान दीजिएगा बच्चा कि अम्ल धातु से क्रिया करके देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, अम्ल की क्रिया करा रहे धातु से। तो अम्ल, दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आया विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चे इनरोल कर सकते हैं और ये टेस्ट होगा संडे को 22 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे। इसमें क्लास 9 से 10 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 45 मिनट का होगा और क्लास 11 से 12 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 60 मिनट का होगा। और जो भी बच्चा इस टेस्ट में रैंक 1 से 4 के बीच में आता है उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी क्लास का लिंक दिया, उस क्लास पर जाना है। जैसे ही जाओगे वहां पे इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। अगर वहां पर आपसे इनवाइट कोड मांगेगा तो आप शुभम UP10 इस कोड को जैसे डालोगे आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी जाकर इस स्कॉलरशिप टेस्ट में इनरोल कर लो। धातु से क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या कहने का मतलब है, इस फंडा को समझिए। आपके पास था धातु और धातु की क्रिया करा दिए हम अम्ल से, तो क्या बन गया, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब आप अपने मन से कोई भी धातु का नाम ले लो और कोई भी अम्ल का नाम बता दो। तो एक धातु हम ले रहे हैं जो बहुत ही प्यारा धातु है, आयरन। ये सबके जबान पे है, लोहा, लोहे को कहते हैं Fe मतलब आयरन। अम्ल का नाम ले लेते HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये इससे क्रिया करके क्या बन जा रहा है, FeCl2। ये हो गया हमारा लवण और गैस हो गई क्या, हाइड्रोजन गैस। ये साइन जो होता है वो गैस का साइन होता है जिससे तीर ऊपर उड़ रहा है। अब सवाल ये होता है कि सर जब भी रासायनिक समीकरण है तो देखिए वो संतुलित है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं ये संतुलित है कि नहीं। अब संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ गुणा, एक Fe
एक Fe। लेकिन यहां 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और यहां 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, क्या करे कि 2 हो जाए? सिंपल, 2 से गुणा कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो है कर दे रहे 2 से गुणा। तो देखिए ये हो गया क्या, संतुलित। इसको कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। उम्मीद करते हैं ये आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बहुत इजी है। धातु की क्रिया अम्ल से कराए तो लवण और जल बनी। ये था हमारा टॉपिक नंबर 1, मतलब रासायनिक गुणधर्म का सबसे पहला। आइए आगे चलते हैं, टॉपिक नंबर 2, किसे? क्षारों से क्रिया। हम लोग के पास क्या है, अम्ल है। तो याद रखिएगा कि अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। हम लोग के पास क्या है, क्षार है ना। अब ये क्षार क्रिया कर रहा है अम्ल के साथ, तो फिर फंडा क्या कह रहा है भाई? देखिए फंडा आपसे एक बात कह रहा है कि अम्ल प्लस क्षार, तीर का निशान, लवण प्लस जल। आइए एग्जाम्पल की बात करें। कोई एक अम्ल ले लो, सबसे इजी HCl ले लेते हैं। कोई एक क्षार ले लो, NaOH ले लेते हैं। लवण NaCl, और जल का फॉर्मूला तो अब भूलेगा ही नहीं, H2O। अब गिनिए, देखिए सब बराबर है। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, एक सोडियम और एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। तो इससे ये भी चीज क्लियर हो गई कि क्षारों की क्रिया जब हम कराएंगे अम्ल के साथ, तो अम्ल क्षारों की क्रिया करके क्या बनाते, लवण और जल। आइए टॉपिक नंबर 3, क्षार से क्रिया करा दिए, धातु से क्रिया करा दे रहे हैं, फिर धातु कार्बोनेट से करा दे रहे हैं। कार्बोनेटों से क्रिया क्या है भाई, कि अगर धातु कार्बोनेट की बात करेंगे तो याद रखना है कि अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके क्या, लवण जल एवं CO2 गैस, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्सर्जित करता है। हम लोग के पास क्या है, धातु कार्बोनेट है। तो धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल। अब इस बार 3 चीजें बनेंगी, एक लवण, दूसरा जल और तीसरा CO2 गैस। अगर हम समीकरण की बात करें तो एक धातु कार्बोनेट ले लो, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया करा दिए हम अम्ल के साथ HCl, तो क्या बन गया, NaCl, H2O और CO2। एक बार देखिए बैलेंस है कि नहीं।
अरे 2 सोडियम तो यहां 2 लगा दो, 2 सोडियम, 1 कार्बोनेट 2 क्लोरीन, तो यहां लगा दो 2, ये हो जाएगा बैलेंस। कॉपी कर लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए बोर्ड से हट रहे हैं, जल्दी कॉपी कर लीजिए, अगर डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। इजी है कि क्षार क्रिया करके अम्ल के साथ लवण और जल बनाते हैं, और धातु कार्बोनेट क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आइए इस चीज को देखा जाए। यहां पे आपसे कहा गया कि अगर आप अम्ल और क्षारों की क्रिया रासायनिक गुणधर्म में कराते हैं तो सबसे पहला ले लिया धातु से क्रिया। तो हम देख रहे हैं कि जब अम्ल के साथ धातु की क्रिया करा रहे, ये देखिए, यही ना बता रहे थे, तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। और क्षारक, अब चाहे क्षारक कहिए चाहे आप क्षार कहिए, बताइए क्या ये चीज दिख रही है? हमारे 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम थी, सर नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो ये जो है क्या है, क्षार की धातु से क्रिया करा रहे तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मतलब चाहे अम्ल की क्रिया धातु से कराए तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, उसी प्रकार क्षार की भी क्रिया कराए तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देख सकते हैं आप, HCl Zn, ZnCl2 H2, NaOH Zn, Na2 ZnO2 और H2। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि सोडियम की क्रिया जिंक से करा रहे तो सोडियम जिंकेट बन रहा है। ओके, कॉपी कर लीजिए तो आगे चले। बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी कोई कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जब नेट नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कैसे। और कॉपी में अगर सीरियल वाइज लिखते चलेंगे तो 100% आपको 90+ ऊपर मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को ये गाइड किया है कि आप बेटा ये करिए, और आप आज देखो वो 90% ऊपर मार्क्स पाए हैं। तो आपका ये जो चैनल है शुभम क्लासेस, ये भी हिंदी मीडियम का चैनल है, इसमें भी हम पढ़ा रहे हैं और आपको डेफिनेटली कह रहे हैं कि आपके भी 90% के ऊपर मार्क्स आएंगे। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे क्या, एक टेस्ट की, कि वाकई ये होता है कि नहीं। अगर एग्जामिनर पूछ सकता है कि गैस कौन सी पॉपअप साउंड आएगी, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस, इसी को पॉप टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको नोट करके लिख लीजिए आप कि हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली, परखनली देखा होगा कि जो भैया होते हैं वो लैब में ऐसे ऐसे करके लेते रहते हैं ना, शीशे का इतना बड़ा होता है, कि जब परखनली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो वो ऐसे भग भग भग, तो उसी को साइंस के लैंग्वेज में पॉप की ध्वनि उत्पन्न करते, फट फट की आवाज होगी। तो इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि वहां पे हाइड्रोजन गैस है। 2012 का क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन गैस के लिए किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखिएगा पॉप टेस्ट। उस टेस्ट में करते क्या है, परखनली के ऊपर, जिस परखनली में हाइड्रोजन गैस भरी है उसके ऊपर एक जलती हुई माचिस की तीली ले आते, तो जैसे ही लाते तो वो और तेजी से जलने लगती है भग भग करके, तो उसी टेस्ट को पॉपअप टेस्ट कहते हैं। ओके, तो चलिए ये चीज मेरे बच्चों को बहुत क्लियर है, ये चीज मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जान गए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अभी आपको बता रहे थे कि धातु कार्बोनेटों एवं बाइकार्बोनेटों से क्रिया, देखिए हम लोग के पास क्या है, चाहे तो आप धातु कार्बोनेट ले लीजिए, ये अभी यही फॉर्मूला आपको दे रहे थे धातु कार्बोनेट में Na2CO3, और चाहे तो बाइकार्बोनेट ले लेंगे। बाइकार्बोनेट में बीच में H आ जाएगा, देखो जैसे कि ये बाइकार्बोनेट का। अभी तक हम लोग सिर्फ 2 चीज बना रहे थे, लवण और वगैरह वगैरह,
लेकिन इस बार जब भी कार्बोनेट आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, 3 चीज बनेगा। मतलब अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट क्रिया करके 3 चीज बनाएंगे, लवण, CO2 और जल। ये कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो जल को आगे और CO2 को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन सब तीर के उधर ही होना चाहिए। मतलब तीर के पहले सिर्फ 2 अम्ल और धातु कार्बोनेट, और तीर के बाद सिर्फ 3 लवण, CO2 और जल। और इधर बात करेंगे क्षार के साथ, तो याद रखिएगा कि कोई अभिक्रिया नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कभी कभी हम लोग को फंसाने के लिए पूछ लेता है कि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्रिया क्षार से कराएंगे तो क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? अरे क्योंकि वो पहले से क्षार है, और जो पहले से क्षार है वो क्रियाशील ही नहीं होंगे, तो वहां पे नहीं होगा। और जब अम्ल के साथ कराएंगे धातु कार्बोनेट का, तो 3 चीजें बनेंगी, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए, धातु का बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो सेम, लवण देखिए NaCl बना है ना, CO2 और H2, और हर लवण NH2 मतलब NaCl नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। अब पहचान कैसे करेंगे? तो फिर से एक नोट टेस्ट वाला, इस बार चूने के पानी का टेस्ट कराएंगे। अब ऐसा पानी नहीं जो चू रहा है चूना देखेंगे, उस चूने के पानी का जब टेस्ट होगा तो याद रखना है कि उत्पादित CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर उसका जो रंग है वो दूधिया हो जाता है। दूधिया का मतलब वो और ज्यादा सफेद हो जाता है। तो इस बात की पुष्टि होती है कि वहां पे क्या था, वहां पे जो हुआ है वो बाइकार्बोनेट बना है, जिसको हम CaCO3 कहते हैं। मतलब चूने का पानी, बुझा चूना, COH का होल ट्वाइस, ये इसको बुझा चूना कहते हैं। CO2 से क्रिया किया तो बन गया क्या, CaCO3 और H2O। इसी को आप कह सकते हैं मार्बल, इसी को आप कह सकते हैं खड़िया। खड़िया नहीं, हम लोग बचपन में चौक से लिखते थे, वही चौक ही है खड़िया। या देखोगे आप इस समय जो टीचर्स हैं, हम तो स्मार्ट बोर्ड में हैं क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। इसके पहले हम लोग जब ग्रीन बोर्ड पढ़ाते थे चौक से लिखते थे। तो वो खड़िया का फॉर्मूला अगर कोई आपसे पूछे तो CaCO3, मार्बल या टाइल का फॉर्मूला पूछे तो CaCO3, और बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला पूछे तो CaOH का होल ट्वाइस। ये वही चूना है जो दोस्तों को नहीं लगाते घर में पुताई के काम में आता है। चूना जो है 2 प्रकार का होता है। एक चूना आप देखोगे लोग सुरती या पान के साथ लगाकर खाते हैं, CaO, और एक चूना जो है घर में कहते हैं चूना पानी कराना है, तो वो यही वाला है, CaOH का होल ट्वाइस। उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चों को अच्छे से आ रहा होगा। तो आप कमेंट में बस एक लाइन लिखिएगा, क्लियर है सर या थैंक यू सर। हम समझ जाएंगे कि हमारे बच्चे हमसे सेटिस्फाइड है और चीजें बहुत अच्छे से आ रही है। अगर आपको लगता है कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे शेयर करिएगा, हम उसको जरूर क्लियर करेंगे। ओके, आइए आगे चलते हैं। जब हम बात किए उसमें प्रवाहित करने की, तो हम लोग क्या पा रहे थे भाई, देखिए कि CaOH का होल ट्वाइस H2O से क्रिया करके सफेद अवक्षेप CaCO3 बना रहे, और वही जब CO2 की मात्रा और ज्यादा डाल दिए, है ना, कि CO2 की मात्रा अधिक करने पर एक हाइड्राइड लवण बन जाएगा जो जल में घुलेगा नहीं, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा दिख रहा है ना, क्योंकि कुछ बच्चों को कमेंट सर नहीं दिख रहा है, इस वजह से आज हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए, और नहीं तो सुनाई तो दे रहा होगा जरूर, ये बात बिल्कुल क्लियर है।
आइए हम लोग और आगे चलते हैं, जो कि अभी हम कुछ देर पहले बता चुके थे, अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया। अब चाहे तो क्षारक कहिए और चाहे तो क्षार कहिए, तो जब भी अम्ल की क्रिया क्षारक से कराते हैं तो लवण और जल बनता है। ऐसी अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहां है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब अम्ल की क्रिया करा दिए किसके साथ, क्षार या क्षारक के साथ, तो जो लवण है और जल बनेगा, ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब जब जल द्वारा क्षारक की प्रेरित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव को समाप्त हो जाए तो परिणाम स्वरूप जल और लवण बनते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण, उदासीन, न तो अम्ल का प्रभाव होगा न तो क्षार का प्रभाव होगा। अरे तो जब जिसमें प्रभावी नहीं होगा तो वो सक्रिय कहां होगा, तो सक्रिय नहीं होगा, तो ऐसी को तो उदासीन कहते हैं। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनते हैं, ऐसी क्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई डाउट? सही है, चला जाए आगे। चलिए उदाहरण की बात करते बच्चा, देख लीजिए उदाहरण। आपके पास ये एक क्षार है, यहां एक अम्ल है, और अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बन गए, NaCl और H2O। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है कि जब प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षारक के साथ कराते हैं तो लवण कैसा बनता है। एग्जाम में आजकल यही पूछा जा रहा है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षारक से करा रहे, प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षारक से करा रहे तो अम्लीय लवण बन रहा है। जल देखिए सब में कंपलसरी है, जल सब में है, लेकिन एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है, और आजकल आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन में ये 100% आने वाला है। क्या कि प्रबल अम्ल की क्रिया करा रहे दुर्बल क्षारक के साथ तो अम्लीय लवण। अब दुर्बल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षारक के साथ करा रहे तो क्षारीय लवण। प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षारक के साथ करा रहे तो उदासीन लवण। देखिए अभी जो आपको कह रहे थे, अगर कोई आपसे पूछेगा एक उदासीन लवण का एग्जांपल दिए तो NaCl, NaCl को ही उदासीन लवण कहते हैं। क्या हो गया, NaCl। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। और अगर दुर्बल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षारक से कराएंगे तो भी क्या बनेगा, उदासीन लवण। क्या यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। आपको क्या हेडिंग देनी है भाई, आपको हेडिंग देनी है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जाते जाते एक छोटा सा होमवर्क देके आपको जा रहे हैं, क्या अम्लीय लवण, अम्लीय लवण आपको एग्जाम्पल देना है। जैसे अगर आपसे हम बोले कि उदासीन लवण,
तो उदासीन लवण आते ही आप तुरंत लिख दिए NaCl, ये सही हो गया। तो उसी तरह अम्लीय लवण में कौन होगा, उसी तरह क्षारीय लवण में कौन होगा, उसी तरह द्विक लवण में कौन होगा। अब जैसे ही द्विक लवण आता है, एक नाम आपको बता दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिटकरी। अगर हम फिटकरी की बात करें तो इसका इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ करने में। फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं जब दाढ़ी बना लेंगे तब। अभी तो आप लोग बहुत छोटे हैं, आप लोग को दाढ़ी नहीं आई होगी। पापा देखिए अक्सर दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी रगड़ते, तो ब्लड जो जम जाता है उसको साफ करने के लिए या कटा पिटा हटाने के लिए वहां पे, कि उससे ज्यादा ब्लड ना आए, क्योंकि फिटकरी से रुधिर का थक्का जम जाता है और ब्लड आना बंद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, फिटकरी का यहां पे सूत्र लिखना है। बस यही 3 आपका आज का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो क्लास 10th यूपी में पढ़ रहे हैं उनको बताइए कि शुभम क्लासेस में, जो कि अनअकैडमी से एफिलिएटेड है, उसमें सुनील चौधरी सर ने 2nd चैप्टर स्टार्ट किया है और जल्दी ही 2nd चैप्टर भी खत्म करके हम लोग नवंबर तक सिलेबस खत्म करके रिवीजन पे आ जाएंगे, क्योंकि दिसंबर से हम लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा MCQ, बहुविकल्पी क्वेश्चन। और अभी आपके जो सुनील सर है वो बहुत जल्दी ही आपको 20 से 100 क्वेश्चन का MCQ करवाना, प्रैक्टिस करवाना चालू करेंगे। कब? अरे जब चैप्टर पढ़ोगे तब। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए।